संस्कृति निबंध में भदंत आनंद कौशलयन जी ने अनेक उदाहरण देकर ये समझाने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, इनमें अंतर है अथवा नहीं। इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि मनुष्य के लिए कल्याणकारी जो है वही संस्कृति है और वही सभ्यता है। जो कल्याणकारी नहीं है वो ना तो सभ्यता है और ना संस्कृति है। तो कौशलयन जी कहते हैं कि संस्कृति जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, वो भी गलत सलत हो जाता है। मतलब जो भी समझ में आता है वो भी क्या और गलत हो जाता है। क्या ये एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव जीवन का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। तो यहाँ पर जो कौशलयन जी यही कहते हैं कि सबसे पहले जब आग का आविष्कार हुआ था तब उसी की कल्पना करने के लिए कह रहे हैं कि संस्कृति कहाँ से जन्मी होगी, हमें ये देखना होगा। तो वो आगे कल्पना करके कह रहे हैं कि सुई धागे का परिचय भी नहीं था पहले मानव को। तो जिस मनुष्य के दिमाग में पहले ये बात आई होगी कि लोहे के उस टुकड़े को घिसकर जिसके एक सिरे से छेद और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दोनों टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वो भी कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। तो ये दोनों उदाहरण द्वारा यही कह रहे हैं कि सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो जिस चीज़ ने हमें अंदर से इंस्पायर किया वो काम करने के लिए, तो उनके विचार से वो संस्कृति है। इन्हीं दो उदाहरण पर विचार करते हैं कि पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार करने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आई कि पहले में क्या किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो आवश्यकता करने की जो फिर अंदर से वो शक्ति जगी कि हमें वो काम कर लें, कि हमें आग चाहिए, खाना पकाना है तो हमें आग चाहिए, तो अंदर से क्या वो शक्ति आई। वो शक्ति अलग चीज़ है और फिर उसके बाद जो आग का आविष्कार हो गया तो ये अलग चीज़ है। इसी प्रकार सुई धागे के उदाहरण में भी एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार करने की शक्ति, इसमें भी देखिए शक्ति आई है, और दूसरी चीज़ क्या निकली है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति, मतलब वहाँ पे योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का जो आविष्कार हुआ है वो क्या है, व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ, बाद में जो भी आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत की उसका नाम सभ्यता है। फिर उसके बाद तो वो जब आग का आविष्कार हो ही गया तो उससे जो मॉडिफाई होते हुए, जैसे कि अब घरों में सब जगह गैस चूल्हा जलता है। पहले क्या था कि आग मिट्टी के चूल्हे जलते थे या फिर स्टोव जलते थे। अब एलपीजी आ गई, फिर इंडक्शन आ गए, तो हर तरीके की जो मॉडिफाई होती जा रही वो क्या है, वो सभ्यता है। लेकिन जो शुरुआत हुई, जो प्रवृत्ति, जो प्रेरणा मिली वो संस्कृति है। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वह वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। क्योंकि वो ये वाली बात बता रहे हैं कि जितना अच्छा करेगा वो उतना अच्छा आविष्कृत करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज को खोजता है किंतु उसकी संतान को वो अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। मतलब उसे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। सबसे पहले जिसने किया, जिसकी बुद्धि ने, जिसने सोचा, सबसे पहले जो दिमाग में ख्याल आया वह उसकी संतान, उसे अपने पूर्वज से वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई। वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए परंतु संस्कृत नहीं कहला सकता। सबसे पहले जो उनके पूर्वज के दिमाग में आया, जो ख्याल आया, जो चीज़ उन्होंने शुरुआत की वो संस्कृत है। पर जो उनके संतान ने, जो उन्हें अनायास ही प्राप्त हो गई है, वो भले ही उन्हें मॉडिफाई करके हुए आज यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सभ्यता है, वो संस्कृत नहीं होगी। एक आधुनिक उदाहरण ले लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित ही है,
लेकिन उसके साथ उसे और भी बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा होगा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहले ख्याल तो वो न्यूटन के ही दिमाग में आया होगा। भले ही अब उससे न्यूटन से संबंध न्यूटन के जो भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उससे संबंधित कई तथ्य आ गए हैं, वो सब भले ही वो न्यूटन को ना पता हो, पर जो मेन जो शेप गिरा उससे जो गुरुत्वाकर्षण से परिचित तो हमें न्यूटन नहीं कराया, इसलिए न्यूटन ही जितना संस्कृत हम आज वाले को नहीं कर सकते। आज जो भी उससे मॉडिफाई चीज़ें हुई हैं, जो हमें भौतिक ज्ञान विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है, वो सभ्यता कहलाएगा। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर आग का जो आविष्कार हुआ तो उसके पीछे क्या होगा कि लोगों को भूख लगी होगी तो कैसे खाना बनाए, खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं उन्हें पकाने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो हो सकता है कि पेट की ज्वाला एक कारण नहीं हो। और सुई धागे के आविष्कार में कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा कि शायद शीतोष्ण से बचने के लिए सर्दी पड़ रही है तो उससे बचना है, तो क्या हुआ शरीर को और तथा शरीर को सजाना भी था, भाई नए नए कपड़े पहन के शरीर सुंदर लगता है, का विशेष हाथ रहा है कि ठंड से बचना है कि शरीर को सजाना है। फिर उसके बाद में लेखक कहते हैं कि ये अब कल्पना कीजिए कि उस आदमी की जिसका पेट भरा है, अभी तक तो वो भूखा था तब उसने आग की कर ली, या फिर उसे ठंड लग रही थी या शरीर को सजाना था तब उन्हें सुई धागे करी, लेकिन जिसका पेट भरा है और जिसका तन भी ढका हुआ है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वो ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है वो निठल्ला नहीं बैठ सकता। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हम सिर्फ पेट भरने और तन ढकने से ही हम प्रेरित हों, बल्कि हम पेट जो भरा होगा जिसका वो भी कोई भी चीज़ नई चीज़ सोच सकता है, उसमें भी संस्कृति है, वो खाली नहीं बैठ सकता है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता है। ये कह रहे सिर्फ भूख को कपड़े से ही नहीं बल्कि कुछ नया करने के लिए, दूसरों के लिए करने के लिए, तो उसके तब भी वो कुछ नया करेगा तो वो भी संस्कृति है। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं कि किसी को भौतिक चीज़ों की ज़रूरत है तो किसी को ज्ञान की? क्या यही है दूसरों के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वो आखिर ऐसा क्यों करती है? अब वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय कोई आ गया भूखा है तो क्या होगा कि वो अपना खाना भाई 2 कौर खाए 1 और छोड़ देगा कि लो उसको चले जाए। तो ये क्या है, ये अंदर से प्रेरणा है कि हम खा रहे हैं तो दूसरा भी भूखा ना रहे। ऐसे ही रोगी बच्चे का उदाहरण दिया है कि जैसे अगर बच्चा बीमार है तो माता क्या है, माता उससे बैठी रहती है उसके लिए क्या कि उसको अच्छा लगे, वो ठीक हो जाए, उसको दवाई देगी, कभी उसका सिर दबाएगी, कभी उसे बहलाने की कोशिश करेगी। तो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको अच्छा लगे। एक ये भी भावना अंदर से प्रेरणा है जो नई चीज़ को जन्म दे रही है, ये भी संस्कृति है। सुनते हैं रूस का भाग्य विधाता लेनिन, अब लेनिन की बात बता रहे हैं, अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? अब लेनिन की बात करें कि वो भी ऐसा करता था। तो संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। अब चाहते तो ये भी आराम में बैठ सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारे और मजदूर सुख रहे, दूसरों के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो दुख में बिता दिया। और इनसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया
कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। क्योंकि जो भी लोग हैं वो क्या है, वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और तृष्णा के वशीभूत हैं। तो ये सब अगर वो घर नहीं छोड़ते तो लोगों को सच्चा ज्ञान वो कैसे दे पाते, कैसे वो खुद ज्ञान प्राप्त करते और कैसे वो लोगों को ज्ञान दे पाते। तो ये हम दूसरों की भलाई के लिए भी, जरूरी नहीं सिर्फ हम अपने ही सुख के लिए कर रहे हो, ये दूसरों की भलाई के लिए भी किसी अंदर से जो प्रेरणा जगती है वो संस्कृति है। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वो भी संस्कृति है। जो सबसे पहले उन्होंने बताया था आग के बारे में, सुई धागे के लिए बताया था, तो कह रहे वो भी संस्कृति है। और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, उसका पेट तो भरा है, तन भी ढका है, पर वो तारों के बारे में जानकारी करे तो वो भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वर त्याग कराती है तो वो भी संस्कृति है। जैसे बुद्ध से क्या, अंदर से उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था, उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं थी, उनके पिता ने तो कभी उन्हें दुख देखने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उनके अंदर से ऐसा उठता था कि हमें कुछ करना है, इसलिए उन्होंने घर छोड़ा। तो क्या है, वो अंदर से जो भावना उठी, जो प्रेरणा उठी, वो भी संस्कृति है। अब सभ्यता की बात करते हैं। और सभ्यता जो है वो संस्कृति का परिणाम है, रिजल्ट है। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, हम सब अपनी सभ्यता है। जो मतलब पहले जो भी चीज़ हुई हो, लेकिन अब जो हमारे जो भी तरीके हो गए, जो चीज़ हमने मॉडिफाई कर ली है, जो हमने विकसित कर ली है, जो मतलब कट मारने के तरीके, जो हमने बंदूकें और रिवॉल्वर, इन सब चीज़ों का आविष्कार हो गया है। तो ये सब क्या है, ये हमारे। और पहले जो आवागमन के साधन जो थे, पहले क्या हम लोग पैदल ही जाते थे, फिर हमारी बुलक कार्ट आ गई भाई, और फिर ऑटो रिक्शा और हवाई जहाज, शिप वगैरह चलने लगे। तो ये सब क्या मॉडिफाई होते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, उसे हम संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वो असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त और दूसरा क्या होगा। ये कह रहे हैं अगर वो संस्कृति नहीं है तो फिर क्या है, वो असंस्कृति है। असंस्कृति होगी तो क्या होगा, हमें सभ्यता नहीं मिलेगी, उसका जो परिणाम है असभ्यता के रूप में ही मिलेगा। संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वो ना तो संस्कृति है ना ही रक्षणीय वस्तु। उसके हम रक्षा नहीं कर सकते, उसको रख के कोई फायदा नहीं है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता, सब कुछ तो परिवर्तनशील है। मानव ने जब जब प्रजा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मतलब जब भी हमने कोई नई चीज़ शुरू की तो ये नहीं है कि हमें वही चीज़ रोक के रखनी है, वो अलग, वो मॉडिफाई होती रहेगी, विकसित होती रहती है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव जो संस्कृति है उसको हम नहीं बांट सकते। उसमें जितना अंश कल्याण का है वो अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। वो मतलब मानव संस्कृति को हम नहीं बांट सकते। वो क्या है, वो उसमें जितनी भी कल्याणकारी चीज़ें हैं वो क्या है, स्थायी भी है, श्रेष्ठ भी है, वो अकल्याणकारी नहीं हो सकती। इसी के साथ आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।